नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र की मोदी सरकार ने 58 साल पुराने इस फैसले को पलट दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं और कार्यक्रमों में जाने पर तत्कालीन इंदिरा सरकार ने बैन लगा दिया था। 9 जुलाई का केंद्रीय कार्मिक और पेंशन विभाग का एक लेटर चर्चा का विषय बना, जिसके मुताबिक संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी और अफसर जाएंगे, जिसके बाद देश की सियासत में एक राजनीतिक बवंडर उठा हुआ है। दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। कई राज्य सरकारें पहले ही ये प्रतिबंध हटा चुकी हैं। अब केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंध को पहले ही हटा चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश वैध बना हुआ था। इस मामले में एक बार आपको बता दें कि इंदौर की अदालत में भी एक पूरा मामला चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी और इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को एक शासनादेश के जरिए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने वाले आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार के इस फैसले का तो स्वागत किया, उधर विरोधी सरकार इस फैसले को आड़े हाथ ले रही है। बात आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करें तो संघ समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति जैसी सेवाओं के लिए ये संगठन काम करता है। एक बात और भी है कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक आयोजन करता है, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर नेता संघ की नर्सरी से आते हैं। हालांकि बीती 9 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ये तथ्य तब सुर्खियों में आया जब कांग्रेसी नेताओं ने तीखी आलोचना के साथ सरकारी आदेश के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर साझा किया और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले तेज हो गए। इसी मुद्दे को लेकर सियासी माहौल भी सरगर्म हो गया है। अब क्या ये 1966 का आदेश उस फैसले में क्या था? मोदी सरकार के इस आदेश को पलटने से विपक्ष को क्यों आपत्ति है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक हटा दी है। इस आदेश में केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों को संशोधित किया है जिसमें आरएसएस की शाखा और दूसरी गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई, दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। सरकार की ओर से 9 जुलाई 2024 को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब सवाल उठा रही है। दरअसल 58 साल पहले पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया था। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश वैलिड माना जाता रहा। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। उधर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर जानकारी दी। अमित मालवीय ने कहा कि 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। अब भाजपा के आरोप पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर हैं, तो वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। इसी महीने की शुरुआत में जारी सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया था। उन्होंने लिखा, 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था, लेकिन 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई, जिसके बाद 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है।
मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। अब भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन शासकीय कर्मचारियों के संघ की शाखाओं और अन्य कार्यक्रम में जाने से पाबंदी हटने के बाद सियासत तेज है। सरकारी संस्थान के लोग आरएसएस की ट्रेनिंग लेंगे, क्या उस आरएसएस की ट्रेनिंग में देश के संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा, देश के उस तिरंगे के बारे में त्याग और बलिदान इतिहास बताया जाएगा जिसको 50 साल तक भाजपा आरएसएस ने अपने नागपुर के मुख्यालय में कभी लहराया नहीं था। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं, तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। देखिए, काफ़ी अजीब चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भारत के नागरिक है, वो वोटर्स है और उनको किसी पार्टी को वोटिंग करने का अधिकार है। वो प्रचार में हिस्सा लेने का उनको अधिकार है। वो भाषण करना, ये करना, वो तो नहीं कर सकते हैं। अब सरकार के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्य बन सकेंगे, संघ की शाखाओं में जा सकेंगे, संघ के विभिन्न आयोजन का हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन विरोधी दल सरकार के इस फैसले को सरकारी दफ्तरों पर संघ का कब्जा कराने की कोशिश बता रहे हैं। संघ को लेकर सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन सवाल एक और है कि कहीं ये फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ गई थी, उसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश है। और लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत के जो बयान सामने आए, क्या उस तलखी को दूर करने के लिए सरकार का ये फैसला लेना पड़ा है? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो एक बार फिर से संघ पर सियासत है। मुद्दा तो पुराना है लेकिन बहस जो है वो नई है, और इसलिए भी है क्योंकि एक बात अब आ गई है कर्मचारियों पर, और वो सरकारी कर्मचारी जिनके लिए एक 58 साल पुराना मुझे लगता है आदेश है जिसपे से एक पाबंदी को, प्रतिबंध को, बैन को हटा दिया गया है, वो अब आरएसएस में जा सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकारी कर्मचारी को आरएसएस की शाखा में जाना क्यों है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि यदि 58 साल पहले ये बैन हुआ तो उसको आज इतने वक्त बाद में वापस से क्यों लाया जा रहा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल कि सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, जब किसी तरह का कोई आयोजन हम सरकारी प्रीमाइसेस में नहीं कर सकते हैं राजनीतिक रूप से, तो आरएसएस को ठीक है, आप सांस्कृतिक संगठन मानिए, आप एक अलग से संस्था मानिए जो उसकी विचारधारा अलग है, जो देश के विकास के लिए बात करती है, अपने अपने एक बड़ा संगठन है, उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगी। लेकिन है तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो सबको पता है। इसे छुपाने की या ऐसी कोई पॉइंट आप रख दे कि नहीं उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो मुझे लगता है बहुत अतिशयोक्ति होगी और इस तरह की बातों को कोई स्वीकारेगा भी नहीं। तो फिर आप सरकारी कर्मचारियों को वहां ले जाने की बात क्यों? क्या इसके पीछे के मायने हैं और इस वक्त पे इतने बड़े बदलाव को लाने की क्या जरूरत है? क्या वाकई जो संबंध आपस में खराब हुए बीजेपी और कहीं ना कहीं आरएसएस के इलेक्शन के दौरान, उसे ठीक करने की कोशिश है या फिर कुछ और है? इस चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस के विचारक हैं दिनेश उपाध्याय, दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं दीपक कुमार गुप्ता, दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और उदित भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अधिकारी कर्मचारी समिति मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। उदित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हमारे आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उदित जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, और आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप उस
मतलब मुझे लगता है उस समिति से, उस संघ से, उस वर्ग से जुड़े हैं जो बहुत अच्छे से कर्मचारी अधिकारियों के बारे में बता पाएंगे, बोल पाएंगे। आप इस निर्णय को, ये जो एक पाबंदी हटाई गई है या जो एक बैन था, मतलब 58 साल बहुत होते हैं, उस समय की सिचुएशंस और आज की सिचुएशंस बहुत अलग अलग हो गई हैं। आप इस निर्णय को, इस फैसले को किस तरह से लेते हैं और इस वक्त पे इसका आना, उसके क्या मायने मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। चूंकि कर्मचारी संगठनों में मैं प्रदेश के 54 अधिकारी कर्मचारी संगठनों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में क्या, देश के कर्मचारियों, चूंकि मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ, पुरानी पेंशन बहाली का जो संगठन है उसका राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। 58 साल बाद ये मुद्दा क्यों आया और कर्मचारियों से सरकार क्या चाहती है, चूंकि कर्मचारी बंधा होता है, कर्मचारी आचार संहिता में नियम से बंधा हुआ होता है, तो वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो सत्ता दल जो भी होता है वो उसके साथ होता है, विरोध करता है, दायरे में करता है। लेकिन आरएसएस जो 1925 में बनी थी, इसका मूल उद्देश्य था सांस्कृतिक, और देश में जो भी हिंदू, जैन, बौद्ध, इनके विकास के लिए, क्रिश्चियनिटी, इनके विकास के लिए इसका था। वो देश के प्रति इनकी भावना राष्ट्रवादी ही भावना थी, ये लेके इसका गठन हुआ था। आपने कहा कि इस पे बैन कब लगा, तो सरदार पटेल के समय में इस पे बैन लगा था, जो आपने भी अपने वक्तव्य में बताया। दूसरा था 1947 में जब ये बंटवारा हो रहा, तो 14 अगस्त को जो है नागपुर में इसका झंडा फहराया गया था, 14 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को भी नागपुर कार्यालय में। उस समय भी लोग ये जानते थे कि हिंदूवादी संगठन है, और हिंदू कोई वो शब्द नहीं है जिससे हम ये मान सकें कि ये कोई किसी जाति विशेष से द्वेष रखने वाला शब्द है। हिंदू वो शब्द है जो हिंद में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, यहाँ मुस्लिम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू, सभी हिंदू हैं। आपने जो कर्मचारी की बात की, आज कर्मचारियों की संख्या अपन देश को ना प्रदेश को लेके ले लें तो प्रदेश में लगभग 19 लाख कुछ हजार कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारी। अगर वो कर्मचारी के परिवार में 5 सदस्य हैं तो वो लगभग 1 करोड़ पहुंचते हैं, और उनके 5 मिलने वाले हैं तो 5 करोड़ होते हैं। चूँकि प्रदेश की जो वोटर हैं वही 7-7.5 लाख हैं, तो 5 करोड़ जो है वो कर्मचारी के वोटर हैं। चूँकि हम बहुत पहले से उठाते आए हैं कि कर्मचारी ही इस देश का सरकार को डिसाइड करता है कि कौन सी सरकार आना है और किसको बिठालना है। कई देशों में भी, अपने यहाँ देश में प्रदेशों में भी कर्मचारियों ने ही सरकार बनाई है और कर्मचारियों ने ही सरकार गिराई है। अब सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की अनदेखी सभी करते हैं, चाहे आज का पक्ष हो या विपक्ष हो। तो कर्मचारियों को पक्ष में लेने के लिए, कर्मचारियों में जागृति लाने के लिए इस सरकार ने, या मोदी जी की सरकार ने ये किया है कि कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं खुले मंच से, ना तो विरोध कर सकते हैं क्योंकि कर्मचारी आचार संहिता लागू होती है, इस पे हम किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शब्दों को हम उल्लेखित कर सकते हैं कि कर्मचारी किसी के बंधन में नहीं है, वो अपनी अंतरात्मा से अपने परिवार के साथ या अपने मिलने वालों के साथ खड़ा रहता है, और सरकारें वही बनाता है। हम फिर से आपको याद दिला दें, सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी, कि कर्मचारियों का अनदेखा ना किया जाए। इसलिए सरकार ने उठाया है कि पूरे देश में कर्मचारियों की संख्या वो है जो सरकार बनाती है। इसलिए संघ की शाखाओं में जाने के पीछे ये भी है। इसका स्वागत भी करेंगे क्योंकि एक हिंदूवाद की बात है। हिंदू चूँकि सभी हैं, देश में जो रहते हैं सभी हिंदू हैं, और इसको लेके सरकार ये चाहती है कि सभी देश एक हो। अब राजनीतिकरण उसका हो जाए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज भी पहुंच रही है। प्रदीप जी, अब क्योंकि केंद्र सरकार आ गई है, गृह विभाग आ जाता है, तो मुझे लगता है जब सब लोग आ जाते हैं तो सवाल जायज हो जाता है कि क्यों 58 साल बाद इस चीज को वापस से एक बैन को हटाने की कोशिश की गई है। जैसा कि अभी उदित जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए कर्मचारी बंधन में नहीं है, लेकिन ठीक है, हम इसका विरोध भी नहीं करते हैं। यदि एक
अलग दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास है या वहां ले जाने का प्रयास है, वो एक बात अलग है। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि कहीं कहीं कनेक्ट करने की कोशिश है तो वो भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जहां राजनीतिक रूप आएगा वहां कर्मचारी नहीं आ सकते, ये आपको भी पता है। तो आखिरकार इसको लाने का क्या मायने हैं, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ। साक्षी जी, आपको और सभी साथी वक्ताओं को और आपके पूरे दर्शकों को श्रावण के सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कोई राजनीतिक दल नहीं है। सबसे पहले ये दिमाग में क्लियर रख लेना चाहिए लोगों को। बहुत ज्यादा देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरते हैं, और अगर हमारा कर्मचारी ही अगर बहुत ज्यादा बधा हुआ महसूस करता है, सरकारी कर्मचारी, प्रदेश स्तर का कर्मचारी, तो फिर कहीं ना उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर रहता है कि चलिए ठीक है, जब तक नौकरी कर रहा है तब तक वो बधा हुआ है, लेकिन नौकरी के बाद भी उसका जीवन है और उसके विचार हैं जिसको कि वो प्रयोग में, प्रैक्टिस में ला सकता है। तो बुराई कहाँ पे है, क्यों परेशानी हो रही है किसी को? और सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले वाक्य में ही कहा कि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है, तो राजनीतिक दल नहीं है। अगर किसी राजनीतिक दल को कहा जाता तो बात चर्चा का मुद्दा हो सकता था। सिंपल और क्लियर है, तो सांस्कृतिक संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है, कोई भी जा सकता है। और ज्यादातर लोग कमेंट और टिप्पणी करने वाले ऐसे हैं जो न कभी गए, जो न कभी जाके जिए कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है, जिनको कुछ नहीं पता है, वो सबसे बड़े विद्वान होकर के आकर के टिप्पणियां देने लगते हैं। तो आपके चैनल पे नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी टिप्पणियां होती हैं, न जाने कहां से कौन सा खुजली का पाउडर उनके पेट में घुस जाता है कि उनकी खुजलियां अचानक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम लेते ही भड़बड़ा के बढ़ जाती है। ऐसे लगता है कि कोई अचूक अनजान स्थान पे कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का र आते ही, आर आते ही पता नहीं कौन सी जो है अदृश्य रिमोट वाले काम शुरू हो जाता है, जिससे कि वो खुजली शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है, होना है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, स्वागत है उसका। लेकिन इसी उलझन में जब आप मिथ्या और वाहें फैलाने लग जाते हैं तब परेशानी बढ़ जाती है। अभी चर्चा को आगे ले चलेंगी साक्षी जी जब आप, तो देखेंगे कितने विचार आते हैं। हमारा तो क्लियर कट कहना है कि क्या सरकारी कर्मचारी इतना भी स्वतंत्र नहीं है इस देश में कि अपनी नौकरी निभा लेने के बाद वो अपने व्यक्तिगत, कोई किसी को जबरदस्ती आरएसएस थोड़ी बुला रहा है, किसी को जबरदस्ती थोड़ी बुलाता है। आप स्वतंत्र हैं, आइए, नहीं आ क्या बात है। पहले कौन सी दुनिया पलट गई थी जब आप नहीं आ पाते थे, अब आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे तो फिर प्रदीप जी बहुत सारे संगठन होंगे, कल को कोई और किसी संगठन में जाना चाह रहे हैं, फिर उस संगठन की खोज परख की जाएगी, कौन है, क्या है, कितना कनेक्ट है। राष्ट्र विरोधी ना हो, सुनिए साक्षी जी, राष्ट्र विरोधी ना हो। प्रदीप जी, आप मेरा नाम भूल गए हैं क्या? राखी जी नाम है मेरा, साक्षी जी बोल रहे हैं आप तो कम से कम नाम मत भूलिए। इतनी बार मेरी चर्चा में जुड़े हैं, मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कंफ्यूजन हुआ, पर दूसरी बार भी आपने वही बोला। देखिए, मैं हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कर दिया सर मैंने, लेकिन अगली बार नहीं करूंगी क्योंकि आप बहुत बार चर्चा में जुड़े। देखिए मैं हाथ जोड़े हूँ, अभी व्यवस्था जुड़ा के माफी मांगता हूँ। ठीक है, चलिए क्षमा कर दिया, मैं प्रदीप जी बोलूंगी। कोई परेशानी नहीं है, मैं तुरंत माफी मांगता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए, मैंने कहा कि वही वापस चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, वो स्वतंत्र है। बस इस देश की संप्रभुता, इस देश की स्वतंत्रता, इस देश के संविधान का विरोध नहीं होना चाहिए, बाकी वो स्वतंत्र अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है, चलिए। कुंड्रू पुष्पलीला मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए कुंड्रू पुष्पलीला मैम, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि कुछ लोगों को तो क्या तकलीफ हो जाती है, खुजली वाला पाउडर का वो जिक्र कर रहे थे कि आर नाम आता है और पता नहीं उन लोगों को क्या हो जाता है, तो आरएसएस पूरा भी नहीं होता, आर से ही उन लोगों को तकलीफ होने लगती है। बट सवाल ये है कि आरएसएस से तकलीफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाली तकलीफ नहीं है, बात ये 58 साल बाद ये जो एक बैन हटाया गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की शाखा में जा सकते हैं, इसको हटाया गया, तो वो कनेक्शन तो जुड़ेगा ही कहीं ना कहीं कि प्रतिबंध लगाया क्यों गया था, किस वजह से किया गया था, क्या उस बीच कोई सियासत थी और फिर वो कितनी चली, फिर वो बैन हुआ और आज इतने वक्त बाद उसकी जरूरत पड़ रही है, क्या मानती? चाह रही हूँ माँ, ये जो प्रतिबंध किस लिए लगाए, अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इनके पीछे क्या है वो सोचना चाहिए। इतना उसकी मातृ संस्था है,
अपने पर्सनली मैंने डिस्कशन में कहा था कि बीजेपी का और आरएसएस का जो भी हो अच्छे है, किसी पार्टी का नहीं है, मतलब वो बोलने का बात है, मगर थोड़ा समझने की बात है कि आरएसएस एंड बीजेपी अलग है। इसीलिए नड्डा साहब ने कहा था हम लोगों को आरएसएस से जरूरत नहीं है, हम खुद शक्तिमान बन गए। मतलब वो लोग अलग से पॉलिटिकल पार्टी का एस्टैब्लिश करना चाह रहे। तो इसमें क्या है बोलो तो, ऐसा एम्प्लॉय जो भी हो एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयमेंट जो भी करता है, वो भी अंदर में जो भी किसी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी है अपन का देश में, जो किसी पार्टी का वो फेवरेट रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा। मगर जो उन लोगों का आरएसएस का ऑफिस में बुलाने से, एक मिनट माँ, आरएसएस ऑफिस में इन लोगों को परमिशन देने से एक तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, सेक्युलर देश में हर पार्टी को एक ना एक विंग सपोर्ट करती रहती है। जैसा कम्युनिस्ट पार्टी उनको सपोर्टिंग एक मातृ संस्था से ऐसा एक है, और कांग्रेस पार्टी का भी कुछ ऐसा ही रहते हैं। सब लोग अनुबंध संस्था रहते हैं। अगर वो लोग भी ऐसा करना चाहिए तो इसमें पॉलिटिकल नहीं है बोल के कोई गारंटी नहीं है, मगर पॉलिटिकल आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट जो मुद्दा है पब्लिक डीएसओ उसको छोड़ के हर सब्जेक्ट को नया नया लेके डाइवर्सन ऑफ माइंड पीपल को ये करना चाह रहे। हर टाइम मोदी ने बाल बच गया, मेजॉरिटी नहीं आए, फिर भी अभी उनका ऊपर अभी भी प्रजा का जो विश्वास लगातार घटे नहीं, वो लूज हो जा रहे, लॉस्ट हो जा रहे वो लोग बीजेपी वाले। क्योंकि आरएसएस वाला जो सिद्धांत के देश के लिए बचाने का वो टाइम में अलग था, अडवाणी था, पुराना जमाने वाला था, आरएसएस में थे। आज वैसे नहीं है, पूरा जो भी है इनकी उनकी जो मेरा चलना है। अगर बीजेपी में भी आप देखो आरएसएस में माँ कितनी शाखा है आपको मालूम है? विश्व हिंदू परिषद है, क्या क्या की पता नहीं कितने की शाखा है। अगर ये सब भी इंटरनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, कल के दिन देश की समग्रता के लिए सब कुछ नहीं होगा, आपको गारंटी मिलेगा क्या माँ? आप देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं क्या? कुछ ना कुछ होगा। अपन का देश में बहुत सारा मुद्दा है, उसको छोड़ के ये सब करने का क्या जरूरत है? बैन निकालने का कौन सा बयान भाई? अपन मणिपुर के पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें मुद्दा पूछ रहे हैं, उसके बारे में आंसर ना उधर ठीक नहीं दे पा रहे, ना पब्लिक में नहीं आता है, कभी भी नहीं, कुछ ना कुछ बहाना। ये बहाना कब तक करेगा माँ? इस बार भी वैसे अभी उन्होंने आ गया पावर में, समझ रहा है, मगर कहाँ आया? फुल मेजॉरिटी नहीं है। मेरे को तो लगता है, मैं बोल दिया ना, बीजेपी में भी दो टाइप का पार्टी विभाजन हो जाएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दो विभाजन हो जाएगा कि गडकरी जी का और वो लोगों का अलग एक चल रहा है। महाराष्ट्र ऐसा प्लेस है कहाँ से वहां से शुरुआत होता है, जो भी हो वहां से शुरुआत होता है। यहाँ से अभी देखे तो बीजेपी का आरएसएस का ये दोनों का चल रहा है, नहीं तो इसमें कोई भी विभेद आ गया, वो अपन को अभी टाइम नहीं है पब्लिक उतना। उसके बीच में एम्प्लॉयज को कई को अम्मा परेशान करना, उसको पाप बेचारों को जॉब करने दो, उनकी फैमिली के लिए उनको देखने दो। आज क्या उससे क्या फायदा है देश के लिए? अब सोचिए, इससे कुछ फायदा मिलेगा? सिटीजन को कुछ मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट को कुछ मिलेगा? ठीक है, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बेकार के फजूल के टाइम पास का कार्यक्रम है माँ। मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी जब तक पब्लिक के मुद्दाओं का बारे में उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम तो बोल चुके हैं, हमारा राहुल जी बोल चुके हैं, हम आपको तो इस बार हरा देंगे, आपका गुजरात में भी हरा देंगे, ये तो पक्का हम करेंगे। मैम चलिए, सब लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आती हूँ आपके पास वापस। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही मेरी? दिनेश जी, फिर एक बात क्योंकि आरएसएस की आई है, देखिए ये बात सच है, बार बार ये कहने की बताने की कोशिश होती है कि आरएसएस को राजनीतिक संगठन मत मानिए। किसने माना? हमने नहीं माना। हमने कब बोला कि पॉलिटिकल? एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कह सकते हैं कि उसका मातृ संगठन है या पॉलिटिकल विंग है या एक कनेक्शन शुरू से देखा गया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जरूर आती है। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि आरएसएस एक राजनीतिक दल है, ये कोई भी नहीं कहता। लेकिन फिलहाल ये जो डिसीजन हुआ या ये एक जो इतने साल बाद ये सारी चीजें हुई हैं कि सरकारी कर्मचारी जो होंगे वो भी आरएसएस की शाखा में जाएं, ये एक प्रतिबंध था जिसको हटाया गया, उसे किस तरह से लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस ने तो वेलकम किया।
राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, नौकरी का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों में कार्य करता है। पहले वो नागरिक है और उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी मर्जी से जहां उसको अच्छा लगे वो पूजा पद्धति में करे, जो उसको अच्छा लगे ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहन सकता है, जो उसको अच्छा लगे खा सकता है, जो भाषा में चाहे वो बोल सकता है। ये भारत की खूबसूरती है। इसलिए अब से पहले भी संघ के ऊपर बैन लगे हैं, वो पूर्ण तरह से गलत था, फिर खोले भी गए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं न किसी रूप में जुड़ा रहता है। ये आज आपके टीवी चैनल के ऊपर सब्जेक्ट हो जरूर रहा है, लेकिन संघ एक ऐसा प्रकल्प है राष्ट्र के अंदर नहीं, राष्ट्र से बाहर भी विश्व के कितने सारे कंट्री के अंदर संघ ने कार्य किया है। व्यक्ति निर्माण, मानव निर्माण, समाज निर्माण, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन और अंत्योदय तक खड़े हुए व्यक्ति के साथ कार्य करना और राष्ट्र हित में कार्य करना और राष्ट्र सेवा और सनातन को एक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना और उसके बारे में सही भाषा का अवमूल्यन करना, ये संघ का कार्य है। और संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं किसी न किसी के ऊपर, लेकिन आपने जो बात कही वो मैं भी कहता हूँ, संघ कभी राजनीति करता नहीं, ना भविष्य में करेगा। अब से पहले भी आपके टीवी चैनल के ऊपर ये बातें हमने दोहराई है, आपने भी दोहराई है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ मेरे मित्रों को, भाइयों को, भगिनियों को परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे। आज सावन का पहला सोमवार है, पहला दिन है। पूरे राष्ट्र को सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं और भगवान भोले शंकर का दिन है आज। परमपिता परमेश्वर सबको इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे कि ये राष्ट्र हो जाए। वो राष्ट्र कब होता है? जब उसके अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मेरी माताएं और बहनें, उसको राष्ट्र समझे, सनातन की परिभाषा को समझे, अपनी जड़ी बूटियां, अपना खाना पीना, अपनी लैंग्वेज, अपनी पूजा पद्धति और अपने संस्कार और अपने रिश्ते नाते, रिश्तों की मर्यादाएं, यही तो हमारे भारत की परंपरा रही है, ये तो हमारी भारत की परिपाटी रही है। ठीक है दिनेश जी, चीज को जागृत करने के लिए संघ कार्य करता है और ये जो अभी कार्य इस गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। लेकिन अब से पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट नहीं थी, तभी भी बैन लगे और वो बैन खुले भी हैं। तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र के अंदर थी नहीं और भविष्य को किसी भी संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। ये देश इस तरह का देश हुआ है या कुछ लोगों ने कर दिया कि परमपिता परमेश्वर उनको शक्ति दे कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संघ को किसी भी विषय के अंदर बहुत ज्यादा घसीटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक अलग विचारधारा के लोग हैं, मात्र सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, बस इनका कोई उद्देश्य है। ठीक है, कई सारे हैं सवाल अभी। दिनेश जी, सवाल हैं, आऊंगी एक एक बार, सबकी प्रतिक्रिया छोटी छोटी सी आ जाए। दीपक जी, आवाज पहुंच रही है? राधे राधे। दीपक जी, बार बार वही बात आ रही है। देखिए, मैं फिर से एक बार बोलूंगी, संघ क्या है, आरएसएस क्या है, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वक्त पे मुख्य रूप से जो बात आई है वो इस वक्त पे ही क्यों आई है, उसका क्या कनेक्शन है? ठीक है, किसी के लिए आपने पाबंदी नहीं लगाई है कि सारे कर्मचारियों को यदि आपने बोला है तो उनको आना ही पड़ेगा, रोज हाजिरी लगानी, मानते हैं इस चीज को, लेकिन हटाने का कोई तो मायना होगा। यदि कुछ नहीं होता तो फिर आता ही क्यों डिसीजन? क्या इसके पीछे आप मानते हैं? सबको पैनल में राधे राधे। राखी जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है सरकार का, क्योंकि ये डिसीजन सरकार ने लिया है और ये पाबंद सरकार ने हटाया है। इसको अगर आप समझे तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिकरण है इसका। अगर हम पीछे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जेपी नड्डा जी, उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के संघ की जरूरत थी, आज हमें संघ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस छोटे से स्टेटमेंट को करेक्ट करने की तरफ सरकार चली है, संघ को दिखाने कि हम संघ के साथ हैं। ये एक राजनीति
की बात है। लेकिन जहां तक बात रही कि सरकारी कर्मचारियों से पाबंद हटाना, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मेरे यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, संघ के भी बैठे हैं, हमारे एडिटर साहब भी बैठे हैं। ये पाबंदी संघ में जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं या संघ की विचारधारा से जुड़े हैं और सरकारी कर्मचारी पीछे भी थे, वो कब संघ में जाने से रुके? वो तो कभी भी नहीं रुके। उन्होंने अपने प्रमोशन तक नहीं लिए, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। संघ में जाने से तो कोई कभी रुका ही नहीं इस पाबंदी से। जो पाबंदियां लगी थी, अगर हम उन्हें देखें ना, तो वो एक पर्टिकुलर कोई कारण से लगी। जैसे महात्मा गांधी जी की जब डेथ हुई, हत्या हुई, तो उस टाइम पे जो लगी, अगर मैं बाकी न्यूज चैनलों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, लेकिन देख के समझ रहा हूँ कि वो इसलिए लगाई गई कि देश के सेंटिमेंट खराब हो रहे थे। तो सरकारी कर्मचारी पे अगर कोई पाबंदी सरकार लगाती है तो वो थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा सा रुकता है। बाकी उसकी स्वेच्छा है, वो कहाँ जाना चाहता है। कोई वो नौकरी में हाजिरी लगा के थोड़ी जा रहा है, वो तो अपनी इच्छा से जा रहा है। छुट्टी लेके जाएगा तो तनख्वाह कटेगी, छुट्टी वाले दिन जाएगा तो उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और संघ में तो हर पार्टी के लोग हो सकते हैं। संघ एक विचारधारा है, संघ कोई पार्टी या कोई कंपनी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर सरकारी कर्मचारी है तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। संघ एक अलग चीज है, सरकार की नौकरी एक अलग चीज है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में दुर्भाग्य हो चुका है कि पिछले कुछ सालों से छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे हम राजनीति में आ जाते हैं, हम उनकी चीजों की गहराइयों को नहीं समझ रहे। संघ के कर्मचारी, मैं फिर कहूंगा, कर्मचारियों से जो कि रिटायर्ड हैं, ये अभी भी सेवायत है और रिटायरमेंट की तरफ है, संघ में पिछले 60 साल से, 70 साल से, 40 साल से जुड़े हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है जब ये पाबंद लगा था तो भी हम तो जाते थे, हम तो जब भी नहीं रुकते थे। तो आज ये पाबंद की बात कहां से आ गई? ठीक है, सरकारी खाते में, रिकॉर्ड्स में कहीं ये चीजें थी, उसको करेक्ट करा होगा। जैसे पहले लगाई गई थी और हटाई भी गई थी, फिर लगी थी, फिर हटाई थी, तो ये फिर होगी। तो ये नॉर्मल कल्चर है। इस पे इतना बड़ा ना राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बेवजह की राजनीति की तरफ चल रहे हैं। जो देश के बेसिक मुद्दे हैं ना, उन पे बात नहीं कर रहे। हम महंगाई पे बात नहीं कर रहे, हम यूपीएससी पे बात नहीं कर रहे, हम नीट पे बात नहीं कर रहे, हम कैट पे बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम हेल्थ पे बात नहीं कर रहे, हम बाढ़ पे बात नहीं कर रहे, हम स्वच्छता पे बात नहीं कर रहे। सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं कि जी अब योगी जी ने एक टॉपिक छेड़ दिया था कि भाई आपने नाम लिखना है। वो तो शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आता है कि लिखना है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी है। तो ये राजनीति करना बहुत गलत चीज है, इसके ऊपर हमें गहरा चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे मामले में जो इस वक्त पे आया, इतने सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं, आप इसके क्या मायने मानते हैं? मतलब कर्मचारियों का शाखा, मैं तो अभी भी उसी सवाल पर ही हूँ कि कर्मचारियों को शाखा में जाने की एक तो ज़रूरत भी क्या है? ठीक है, जाना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन क्या शासकीय कर्मचारियों का जाना ठीक है? मैं फिर वही बात आ जाएगी कि आरएसएस क्या है, क्यों है, उस पर नहीं जा रही। एक कर्मचारियों पर ही फोकस इतना क्यों हो गया? देखिए, अभी आपने सुना होगा, हमारे कर्मचारी संगठन के एक नेता भी हैं जिन्होंने कहा सरकारें बनाते और बिगाड़ते हैं, सरकारें गिराते भी हैं, सरकार बनाते भी हैं। तो कर्मचारियों की इतनी संख्या है। दूसरी बात है कि जब ये सब सारी बातें आती हैं तो जो राजनीतिक दल हैं निश्चित रूप से अपने अपने पक्ष में उन कर्मचारियों को लाने का प्रयास करेंगे जो सरकारें गिरा सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो 58 साल बाद ये पाबंदी हटाने वाली बात है, देखिए सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पावर है, गृह मंत्रालय चाहे तो ऐसी पाबंदियाँ हटा सकता है। यही मंत्रालय था जो पाबंदी लगाया। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, आज बहस का मुद्दा क्या है। पिछला भी एक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने जो अभी नेम प्लेट लगाने वाली बात कही, ठीक है, लगाना चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक क्यों लगा दिया? भाई वो भी तो संवैधानिक है। सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कौन किस ढंग से अपने नैरेटिव सेट करता है, सत्ता पक्ष अपने ढंग से नैरेटिव सेट करता है, विपक्ष अपने ढंग से करता है। अब ये जैसे पाबंदी हटाने वाली बात जो ये सामने आई है, तो ये तो बात सच है कि जो कर्मचारी है वो मतलब स्वतंत्र है कि कहीं भी जाकर के किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से ज्वाइन कर लेता है, और ये आज से नहीं पहले से चला आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी देखिएगा कि जिस तरह से ये बातें सामने निकल के आती हैं तो समाज में या लोगों में एक मुद्दा तो बनता है कि इतने सालों बाद क्या ज़रूरत पड़ी। 10 साल मोदी जी की सरकार थी, वो पहले ही हटा देना चाहिए था। अटल जी की सरकार थी, उसी समय हटा देना चाहिए था। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, तो आज मुद्दा क्यों बन रहा है, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, कर्मचारी निश्चित रूप से किसी न किसी जो शासकीय नियमों से बंधे होते हैं,
और उनको अपने नियमों के तहत ही अपने कार्य करना पड़ता है। वो भी देश की और भारत माता की सेवा है कि आपको जो सेवाएं दी गई हैं आप उसको बखूबी करिए। इसका मतलब थोड़ा ही कि आप नौकरी छोड़ करके शाखा में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए या किसी अन्य संगठन में चले जाइए। बहुत सारे दल हैं, उनके राजनीतिक संगठन है। अगर कांग्रेस की सरकार है जिनके पास सेवा दल है उसमें चले जाइए। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि इससे लोगों में कोई इतना बड़ा लोगों का कंसर्न नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। ये देश है, सारे सब लोग भारत देश के नागरिक हैं, वो जहाँ चाहे जिसकी जो विचारधारा वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये सारी चीज़ों को ऐसे समय में लाना जब देश में तमाम मुद्दे हैं और जब ये मुद्दा इस तरह का आता है तो विपक्ष भी जो है एक तरह से उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। ठीक है, उसे नहीं देना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो मामले सामने आते हैं, जैसे अभी जो है हमारे साथी ने कहा भी, राजनीतिक विश्लेषक ने, कि भाई ये बात कब आई कि राजनीतिक संगठन नहीं है। भाई देखिए, सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस जो है एक तरह से राजनीतिक, सांस्कृतिक और एक जो है राष्ट्रवादी संगठन है और देश सेवा में लगा हुआ है। ये बात सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब उसी के जो है वो जो मातृ संस्था, उसका एक राजनीतिक जो है दल है उसी से जुड़ा हुआ, जिसको लोग बोलते हैं, अब माँ बोलते हैं तो जुड़े तो है ही हैं आप, कैसे मना कर देंगे कि नहीं है। और जब ये बयान आता राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, हम अपने दम पर काम करेंगे, तो लोग तुरंत अर्थ निकाल लेते हैं कि निश्चित रूप से संघ का इनसे लगाव है। क्या संघ का कांग्रेस से थोड़े लगाव है, संघ का अन्य पार्टियों से थोड़े लगाव है। तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। ये सवाल लाता कौन है? ये तभी खड़ा होता है जब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं और धीरे धीरे जो है ये समाज में एक तरह से एक जो व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान होता है। तो हमारा ये कहना है कि जो संगठन इतना बड़ा है, राष्ट्रवादी है, सांस्कृतिक संगठन है, देश निर्माण में काम करता है, उस पर सवाल उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल तभी खड़ा होता है जब राजनीतिक दल अपने अपने मतलब के लिए इन संगठनों के साथ जुड़े हैं या उनसे निकल के आए हैं और आज सत्ता में इन सारी बातें जब आती हैं तो लोगों को लगता है कि भाई उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जब ये जो 9 जुलाई को ये अध्यादेश के माध्यम से हटाई गई पाबंदी, तो इतना लेट भी क्यों? इसको तो सार्वजनिक कर देना था तभी। आज इस वक्त पर कोई विपक्ष अगर किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो निश्चित रूप से इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, क्योंकि समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रहा है, कई सारे मेहमान हैं। सबसे पहले तो वो सब लोग अपनी बात रखिए जो कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। प्रदीप जी, आपने क्योंकि टाइम मांगा था, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अपने सवाल लेती हूँ। प्रदीप जी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने। हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। अभी देखिए, आपका इकलौता कार्यक्रम है। मैं विगत 4-4.5 वर्षों से टीवी डिबेट्स में आ रहा हूँ, जहाँ पे चिल्लम चिल्ली और चाव नहीं होता, बड़े आराम से हम लोग बात कह लेते हैं। आप और आपकी टीम साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, मैं जो उस समय कहना चाह रहा था जब वो बहन जी बोल रही थी कांग्रेस वाली, लेकिन अब क्योंकि इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, आरती श्रीवास्तव जी का भी स्टेटमेंट आ गया, तो कुछ बचा नहीं है समझने के लिए। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस जो है एक राजनीतिक संगठन है, मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नहीं कहा प्रदीप जी, किसने कहा राजनीतिक संगठन है? बताइए। अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि राजनीतिक संगठन है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक भाई उनके, हम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हम एक आनुषंगिक संगठन है। तो आप इस प्रकार से उसको कहिए ना। देखिए, छोटे छोटे शब्दों में पूरा नरेशन चेंज हो जाता है और छोटे छोटे शब्दों में देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले बस 2-3 शब्दों को पकड़ के बैठी रही और अफवाह फैला करके सोच रही है कि जीत गए। हालांकि वो विपक्ष में आज भी है, लेकिन शब्दों का कितना फेर होता है, कितना असर होता है, खास करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसके लिए तो कोई अन्य प्रोग्राम रखेगा। मैं पोटली भर के ले आऊंगा शब्द, जिनसे कि 47 से लेकर अब तक के कितने शब्दों के खेल से कितना नरेशन चेंज हुआ, कितनी बातों को अर्थ का अनर्थ निकला, वो अन्य दिन के लिए चर्चा का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है। हम उसकी एक आनुषंगिक संगठन है, ये कहना ज्यादा अच्छा है। तो फिर एक बात बताइए, आपकी सरकार ये डिसीजन क्यों लेती है या उस बैन को क्यों हटाती है कि अब जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको आरएसएस की शाखा में जाना चाहिए?
आप नहीं है ना उनसे कनेक्टेड, तो फिर आप डिसीजन उनके लिए क्यों ले रहे हैं? क्या सरकार उनके टीए का और उनके जो है महंगाई भत्ता बढ़ाने का डिसीजन नहीं लेती है, सरकार ही लेती है। तो सरकार ये भी निर्णय एक ले लेती है, तो इसमें बुराई क्या हो जाती है? प्रदीप जी, अभी ये डिसीजन ले लिया तो बुराई क्या है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। क्यों अपनी बातों में उलझ रहे हैं आप? सुनिए तो, नहीं, एक मिनट, क्या मैं कौन सी बातें, और इसमें उल्टा क्या हुआ? सरकार अगर सरकारी कर्मचारियों के टीए का जिम्मेदारी लेती है, उनके पेंशन की जिम्मेदारी लेती है। आपने कहा आरएसएस बिल्कुल अलग है, आप अलग है, चलिए मैंने मान लिया, तो फिर उनके लिए डिसीजन मत लीजिए ना। केंद्र सरकार यदि शासकीय कर्मचारियों के लिए डिसीजन ले रही है तो आप अपना कोई एक और अलग से संगठन बनाइए, सरकार से जुड़ा हुआ बनाइए, उसमें भेज दीजिए। आरएसएस के पास भेजने की जरूरत ही क्या है? उस बैन को क्यों हटाना, क्यों हम उस चीज को ला रहे हैं? राखी जी, कौन भेज रहा है? केवल बैन हटा है, सारे कर्मचारियों को कौन भेज रहा है? आप तो हटाया है तो धीरे से फिर ये भी आ जाएगा कि इस दिन जाना अनिवार्य होगा। सारे कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, जो हर प्रत्येक कर्मचारी स्वतंत्र है जाने और न जाने के लिए। ये बैन हटा और कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। चलिए अच्छा है, दर्शकों को थोड़ा सा आनंद रहेगा कि पता रहेगा कि भाई कांग्रेस की ये भी एक असलियत है कि राष्ट्रवादी संगठनों को वो नहीं चाहते कि राष्ट्रवादी कर्मचारी या जो सांस्कृतिक, जो भारतीय संस्कृति से समन्वय रखते हैं, वो कर्मचारी न जाएं उसमें। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, तुम्हें पता भी रहना। एक सेकंड प्रदीप जी, रोक रही हूँ, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी 1 मिनट रुकिएगा। कुंड्रू पुष्पलीला मैम, पहले अपनी बात रखिए आप। मैम आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने भी? हाँ अब बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ, ये भैया को हमारा कांग्रेस वालों के बारे में कितना क्यों डर हो रहा है भैया? हमको तो मुद्दा डर नहीं है दीदी, डर नहीं है दीदी, डर नहीं है। देश में अफवाह न फैलाएं, उसकी मैं कह रहा हूँ। अभी आप संविधान का बोल बोल के अरे दीदी, संविधान का बोल करके आपने इतना गड़बड़ किया। कौन सा संविधान बदला दीदी, कौन सा संविधान बदला? नहीं दीदी, आप बताइए कौन संविधान बदला? एक मिनट प्रदीप जी बोलने तो दीजिए, एक सेकंड रुकिए। दीदी से मैं पूछना चाहूंगा, मैं दीदी से पूछना चाहूंगा कि कौन सा वो जवाब संविधान हमने देंगी। बदल दिया? और उनकी तरह अभी जिनकी प्रतिक्रिया हमने सुनी थी वो भी यही सवाल कर रही थी, क्या संविधान का पाठ पढ़ाएंगे कर्मचारियों को वहां आरएसएस की शाखा में? ये सवाल आया था, तो वो रखेंगे अपनी बात। बोलिए मैम। नहीं भैया, आपकी नजर में वो गलती नहीं है, मगर सबकी आलोचना जो है ना उसके ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी बयान रहा तो क्या फर्क पड़ता, नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता? देश में आपको नहीं मालूम, दीदी आपको नहीं मालूम, आपके पार्टी वर्कर ने नॉर्थ इंडिया में कितना फिर बच्चों के लिए पानी आ रहा है, पूरा देश पर का पानी चल रहा है, उसको बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए नहीं है। हमारा आरएसएस का ऑफिस में आप एम्प्लॉय ड्यूटी छोड़ते, आपका अलायंस का सरकार है दिल्ली में। दीदी मैं दिल्ली में रहता हूँ दीदी, पानी बदल गया है दीदी, पानी भर गया है। आपका इंडिया अलायंस का सरकार है दिल्ली में, आप उनको बोलिए दीदी, आप आम आदमी पार्टी को बोलिए। प्रदीप जी वो आपके बीच में नहीं बोली थी, गलत बात है, प्लीज ऐसे मत करिए। उनका ड्यूटी जो है उन्हें करना चाहिए, बस सैलरी ले रहा है, करना चाहिए पब्लिक सेवा, बस ये एक पॉलिटिकल सेवा है। वो पब्लिक डेमोक्रेसी सिस्टम में एम्प्लॉयज का अलग सिस्टम रहता है। अब उनको नया सा रास्ता दिखाने के लिए क्यों सोच रहे भैया? हमको सिखाने वाला पार्टी आपको, हमारा नहीं चाहिए भाई। आरएसएस उसकी जगह पे रहते हैं, बीजेपी उनकी जगह पे रहते हैं, कांग्रेस हमारा जगह पे रहते हैं। तो हमारा को पूरा सब्जेक्ट छोड़ के आप हमारे सिखाने में लायक कितने साल सिखाएंगे? 10 साल में सिखाएंगे? क्या सिखा दिया, क्या हुआ उसका अंदाज? अभी देखना चाह रहे हैं, और भी देखना चाह रहे हैं क्या? आप जो करते हैं अच्छा बोलना, बुरा बोलना नहीं है। आप जो बोल रहे हैं करेक्ट बोलना। क्या हमारा वॉइस नहीं दबा सकते क्या? ना पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, ना पब्लिक में नहीं बोलते, इधर भी नहीं बोल सकते आप। अब जो बोले करेक्ट बोलना। क्या हमारा अनागरिक बोलते? नागरिक कौन है? आप नागरिक है। आप कौन सा नागरिक है भैया? आप जो समझे ना समझे में, जो अनपढ़, पढ़ने में थोड़ा रहना चाहिए। सिस्टम को पढ़ लीजिए पहला, एम्प्लॉय का क्या रूल्स रहता है, क्या लिमिट्स रहता है। पॉलिटिकल वालों को क्या रूल्स उन लोग बताना चाहिए, जितना लिमिट्स। मैं भी मंत्री कर चुकी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मंत्री कर चुकी हूँ। जितना उन लोगों का प्रतिबंध रहता है वहां तक बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पार्टी। एक मिनट प्रदीप जी, आप भी, और कुंड्रू पुष्पलीला मैम 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। राजनीतिक विश्लेषक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। 1 सेकंड रुकेगा, काफी देर से वो चाहिए। राकेश जी 5 सेकंड, बस 5 सेकंड।
देखिए अभी दीदी ने क्या बोला कि कर्मचारियों का, तो इनका जो माइंडसेट है ना वो बांध के रखने का, कांग्रेस को इमरजेंसी लगाने का हैबिट है। ये स्वतंत्रता, सरकारी कर्मचारियों का दीदी को स्वतंत्रता बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। देखिए उलझन देखिए, दीदी मंत्री रह गई है, भगवान बचाए उस मंत्रालय में जिसमें दीदी मंत्री थी। कितना शाही चला होगा। सरकारी कर्मचारी को अगर थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल गई तो दीदी कितना गुस्सा हो गई। अरे आरएसएस में जाने से कौन सी स्वतंत्रता मिल गई? प्रदीप जी 1 मिनट रुक जाइए, अभी फिर मेरे सवाल शुरू होंगे, बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड। दीपक जी कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। दीपक जी अपनी बात रखिए। राखी जी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरी बीजेपी के भी प्रवक्ता और कांग्रेस की हमारी बहन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों इस मुद्दे पे यहाँ राजनीति ना करें प्लीज। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आरएसएस के लिए जो सरकारी आदेश खोला गया है सरकारी कर्मचारियों वाला, उस पाबंदी को पहले समझिए तो सही। वो पाबंदी क्या थी? वो पाबंदी का मतलब ये था कि उस टाइम पे जिस टाइम पे पाबंदी, उस टाइम माहौल बहुत बिगड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने मुलाजिमों पे एक पाबंदी लगाई कि भाई आप मत जाओ, वहां रुक जाओ। सिर्फ ये था, वहां राजनीतिकरण नहीं है किसी सरकारी एम्प्लॉय के। हम लोग पंखा बढ़ाते हैं तो हमने उनका पाबंद हटा दिया तो उसमें क्या होगा? अरे आरएसएस एक सोशल सिस्टम है, उस सोशल सिस्टम में कोई भी सरकारी आदमी जा सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते। छुट्टी लेके जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। छुट्टी लेके मेरा अधिकार है, मैं छुट्टी लेके कहीं भी जा सकता हूँ, कौन रोकेगा उसे? कोई नहीं रोक सकता। आप समझिए इस बात को। आपके बारे में देखिए बहुत देर से हम एक बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले राजनीतिक दल नहीं है लेकिन मातृ संगठन तो है, समय समय पे अपनी नसीहत देता आया है, कई इलेक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता आया है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो यदि वहां पर शासकीय कर्मचारी जाएंगे तो वो कनेक्शन ऐसे ही जोड़ा जाएगा कि बीजेपी की तरफ से हो रहा है तो बीजेपी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट एक बात बताइए मेरे को, एक सरकारी कर्मचारी है वो हिंदू है, मेरी बात तो सुनिए, मेरी भी तो सुन लीजिए एक मिनट। 2 कर्मचारी हैं जो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं, 2 अलग अलग आइडियोलॉजी को मानते हैं, आप उन्हें रोक दोगे कि हिंदू मंदिर ना जाए और मुसलमान मस्जिद ना जाए? कैसे रोक दोगे आप? दीपक जी हिंदू मुस्लिम मंदिर की बात अलग हो गई, बात यहाँ आरएसएस की शाखा में जाने की हो रही है। शाखा में क्या कह रहे हैं वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि सारे जाके मेंबर बन जाओ। आप इन सब चीजों को समझिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये नहीं है भाई, उसकी इच्छा है ना। अगर आज आरएसएस के लिए खोल दिया तो कांग्रेस के लिए भी तो खुल गया। मन की बात अभी नहीं सुनने वाला है पब्लिक, हम तो जा सकता है। ठीक है चलिए 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। उदित जी मुझे लग रहा है अब आप बेहतर पक्ष रखेंगे अपना, इसलिए भी क्योंकि बार बार वही बात आ रही है। मैं फोकस कर रही हूँ कि शासकीय कर्मचारी क्यों और इतने टाइम बाद ये बात क्यों, उसकी वजह क्या, मुख्य रूप से कैसे, क्या ये कनेक्शन ठीक है वो चला जा रहा है राजनीतिक रूप से अलग। राखी जी हमें तो पूरे डिबेट के बाद ये समझ में आया, इसमें चूंकि सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, संघ के भी लोग हैं, कि इसी समय क्यों आवश्यकता पड़ी ये बैन हटाने की। तो इसका एक ही विश्लेषण हमें जो समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया देगा अपने पक्ष में, सत्ता पक्ष विपक्ष, और संघ के लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन चूंकि कर्मचारी का मुद्दा है तो हमने जो असेसमेंट किया है कि इस समय चूंकि राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, और जब भी राजनीतिक अस्थिरता सरकार में चलती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, तो उसमें हमेशा कर्मचारी को अब फोकस इसलिए किया जा रहा है कि कर्मचारी को किसी भी सरकार ने, चाहे वो आज की सरकार हो या पिछली हो, कभी तवज्जो नहीं दिया। आप आरक्षण देते हो SC ST OBC या जो भी है, लेकिन कर्मचारी संगठन के लोग या कर्मचारी को, सेवानिवृत्त कर्मचारी को कभी कहीं आरक्षण भी नहीं दिया। आप लोग बात कर्मचारी की करते हो, दोनों पक्ष से कह रहे हैं हम, तो किसी एक पक्ष से नहीं है, कि आप अगर आज बैन हटा रहे हो इससे कि शाखा में जा सकता है, कभी कर्मचारियों के लिए आप लोग दोनों पक्ष ये तो सोचो कि इनको भी सत्ता में शामिल करने के लिए कुछ आरक्षण दिया जाए कर्मचारी का। देश और प्रदेश में सरकार कर्मचारी बनाता है, जिसकी संख्या मध्य प्रदेश सरकार से ले लो, संकल्प पत्र में शामिल था कर्मचारियों के लिए ये किया जाएगा, एक समान सेवानिवृत्ति आयु की जाएगी।
आप ये इंतजार कर रहे हो कि 5 साल है कभी भी कर देंगे। तो कोई भी सरकार हो कर्मचारी का भला नहीं चाहती थी। अब ये समझ में आ गया है कि कर्मचारी के बिना ये देश और प्रदेश नहीं चलेगा। चूंकि कर्मचारी के बिना नहीं चलेगा तो आप कर्मचारी को खुश करने के लिए करो या जो भी हो, हम निंदा नहीं कर सकते, न सत्ता पक्ष की न विपक्ष की। कर्मचारी अपनी आचार संहिता में बंधा हुआ होता है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल कर्मचारी से सरकार तो बनवाते हैं, लेकिन जब कर्मचारी के फायदे की बात आती है, हमारी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बात हुई, मान ली एमएलए महोदय से कई से बात हुई, उन्होंने कहा कर्मचारी का कुछ अस्तित्व नहीं है। भैया कर्मचारी का अस्तित्व क्यों नहीं है? कर्मचारी इतना बड़ा संवर्ग है जो आप लोग साधते हो कि कम्युनिटीज़ को साधते फिरते हो कि मुस्लिम को साधो, ईसाई को साधो, इसको साधो, उसको साधो, कर्मचारी को साध लो। कर्मचारी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो कर्मचारी का अनदेखा सभी सरकारें करती हैं। हम तो प्रदेश के मोहन यादव जी की सरकार से भी यही कहेंगे कि संकल्प पत्र में कर्मचारी के बारे में जो कहा था उसको जल्दी लागू करो। कर्मचारी से ही देश और प्रदेश की सरकार बनती है। अगर ये आपने बैन खोला है, इसके पीछे भी राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन चूंकि हम उस कारण को नहीं बताएंगे, जानते हुए भी नहीं बता सकते। हम तो कर्मचारी स्वागत करते हैं जो भी सरकार हो उसका, लेकिन कर्मचारी की अनदेखी नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल से निवेदन करते हैं कि कर्मचारी के फायदे के लिए आप उनको भी आरक्षण दो, लोकसभा में दो, विधानसभा में दो। ठीक है दिनेश जी, क्योंकि आप लोगों ने तो वेलकम किया है और आप उसी बात पर मुझे लगता है कायम थे, कायम हैं, कायम रहेंगे कि एक बहुत अलग संस्था है, जो आना चाहता है उन सबका वेलकम है। तो फिर आपकी तरफ से तो ना वैसे भी नहीं हो सकती। लेकिन इस विवाद में या इस पूरे मुद्दे के आने के बाद जो सियासत हो रही है, तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जब एक सांस्कृतिक संगठन है, एक बड़ा संगठन है जो देश निर्माण के लिए सोचता है, उसका नाम यदि राजनीतिक रूप से आ रहा है, बार बार कनेक्शन हो रहा है, तो फिर कोई स्टेटमेंट तो जारी करना पड़ेगा, क्लियरिटी तो देनी पड़ेगी आरएसएस को भी। जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ व्यक्ति के पास किसी सलाह लेने के लिए जाता है या किसी निवेदन के लिए जाता है, तो उसको सलाह दी जाती है, दी भी जानी चाहिए। लेकिन किसी को बुला करके कह के ये काम करना या राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना, वो संघ कभी नहीं करता। लेकिन जो भी व्यक्ति किसी बात के लिए कहता है, सलाह लेता है, तो सलाह दी जाती है, देनी भी चाहिए। और आज शाखा का बड़ा सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आज कि जितने भी मित्र यहाँ बैठे हैं, और एक बार शाखा में जाकर के देखें वहाँ होता क्या है। सर आप हम सबको भी ले चलिए, बस यही और था, हम सबका भी वेलकम कर दीजिए वहाँ पर। नमस्कार, योगा, स्वास्थ्य के बारे में और हमारी प्रार्थना तो लेके जाएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि तो हम महामंगले पुण्य भूमि। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आप जाएंगे आरएसएस की शाखा में? वो बुला रहे हैं, आप सब लोग आके देखिए। योग सिखाया जाता है, सांस्कृतिक संगठन में जाना चाहिए। गाड़िया बोला था इन लोगों और वहाँ सभी लोग जाते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है। चलिए, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, बस थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि समय हो गया। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये बात हिंदू मुसलमान की तो है नहीं भाई। बहुत सारे हिंदू लोग भी शाखा में नहीं जाते हैं, इसका मतलब हिंदू वो भी हैं, ऐसा नहीं कोई हिंदू नहीं होंगे। ये सब चीज़ों से जोड़ना मतलब हमको लगता है कि आरएसएस जैसी संस्था के साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो संस्था पूरे देश और दुनिया में राष्ट्र निर्माण और लोगों के साथ जो सांस्कृतिक वातावरण बनाने में लगी रहती है, अगर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी चाहे वो जा सकता है, जिसकी स्वेच्छा हो जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जहाँ तक न जाने का सवाल है, उसकी अपनी विचारधारा, जाए या न जाए। जहाँ तक कर्मचारियों के अध्यादेश का सवाल, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज जो जारी हुआ है कि वो शाखा में ज्वाइन कर सकते हैं, अब सवाल ये उठता है कि पहले से जो लोग उसको परोक्ष रूप से जो समर्थन करते आ रहे हैं, उनके लिए खुली छूट हो गई कि भाई आराम से चले जाओ, छुप के कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब एक समस्या जरूर आएगी कि जो भी सरकार होगी या जो मतलब संघ को छोड़ दें, जो भी सत्ता पक्ष की सरकार होगी, कर्मचारियों की भी तो मॉनिटरिंग हमको लगता होगी ही कि वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर ये स्थिति आती है तो निश्चित रूप से ये थोड़ी गलत बात होगी। और जहाँ तक संघ का सवाल है, संघ को इन सारे राजनीति से बिल्कुल अलग चश्मे से देखना चाहिए, और लोग देख भी रहे हैं। लेकिन जब कोई
वो उनका जो मातृ संगठन जिसका है, उसका जो अनुसांगिक संगठन है, अगर वो लोग इस बात को कहीं भी जिक्र करते हैं तो तभी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देखिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या उनके लिए भी कोई और बात आएगी, कोई और नया एक फरमान जारी होगा? फिलहाल तो जो आ गया सो आ गया, इस पर और कितने दिन सियासत देखेंगे, ये सब आने वाले विषय की बात है। लेकिन सवाल जस का तस है कि शासकीय कर्मचारी ही क्यों और इस वक्त पे ही क्यों? मुझे लगता है और अभी स्टेटमेंट्स आएंगे, फिर देखिए ये चर्चा तो गर्म है और गर्म ही रहेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।